दोस्तों हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से आप सबके बीच एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टैली के बारे में कि हम टैली पे किस तरीके से काम करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताने देना चाहूँगा कि टैली पे काम क्या होता है। टैली पे बिल बनाने का काम होता है। जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं और भी सारे काम होते हैं, रिपोर्ट तैयार करने के काम में आता है टैली। तो और भी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उस पर भी काम होता है। जैसे टैली पे बिल बनाने का काम होता है, मार्ग सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं। तो टैली हम पढ़ने से पहले, हम टैली शुरू करने से पहले हम अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। जब तक हम अकाउंटिंग के बारे में नहीं जान पाएंगे, अकाउंटिंग के बारे में अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम टैली पे काम नहीं कर सकते हैं। हमको टैली में काम करने में परेशानी होगी। तो हम अकाउंटिंग पहले सीखेंगे, उसके बाद टैली शुरू करेंगे। चैप्टर वाइज चैप्टर, स्टेप बाय स्टेप हम टैली भी सीखेंगे। मेरा नाम है दीपक और स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डायरेक्शन ऑफ नॉलेज पे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। टैली को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा अकाउंटिंग के बारे में जान लेते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो यहाँ पे हम कुछ प्रेजेंटेशन लिए हैं, इसकी मदद से हम समझेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है। यहाँ पे सबसे पहले अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन। व्यापार की आर्थिक, आर्थिक का मतलब यहाँ पे होता है यहाँ पैसों से है, जो आर्थिक लिखा है व्यापार की आर्थिक गतिविधियाँ। तो व्यापार आर्थिक का मतलब होता है पैसों से। व्यापार की आर्थिक गतिविधियों को मापने के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान करने वाली व्यवस्थित प्रक्रिया को ही अकाउंटिंग कहा जाता है। कन्फर्म, इस तरीके से हम क्या कहेंगे, व्यापार की जो आर्थिक गतिविधि होगी, जो पैसों का लेन देन होगा, आर्थिक गतिविधि जो होगी उसको मापने के लिए जो जानकारी प्रदान करने वाली व्यवस्थित प्रक्रिया होगी, उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें क्या है देखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के उद्देश्य, मतलब इस पे काम करने के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले हम अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि हम टैली पे काम किस तरीके से करेंगे। देखिए, जिस तरीके से हम अपनी फिजिकली ज़िंदगी में, आप लोग अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो जो साहूकार होते थे या फिर जो बड़े व्यापारी होते थे पुराने ज़माने में, वो एक मुनीम रखा करते थे। तो उसके लिए क्या करते थे कि भाई अब बिल बनाना तब भी काम होता था, बिल बनाने का काम तो उस तब भी होता था। तो क्या करते थे, वो हाथ से बना कर देते थे। तो एक ही बिल एक ही लोग के पास जा सकता था वो, ठीक है। जैसे आप लोग समझते हैं, अभी आप नॉर्मल तरीके से किसी दुकान में अगर जाते होंगे तो आपको एक कार्बन कॉपी के जैसे मिलता है कुछ रिसीविंग, ठीक है। बस उसी तरीके से है वही। वहाँ पे हम फिजिकली तरीके से काम करते थे, यहाँ पे हम डिजिटली तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम अगर यहाँ पे सिस्टम अपने कंप्यूटर सिस्टम में वही काम करेंगे बिल बनाने का, तो क्या करना है देखिए, यहाँ से समय की बचत होगी। सबसे पहले क्या होगी, समय की बचत होगी। उसके बाद आय तथा व्यय, आय का मतलब होता है जो मेरी इनकम होती है, और व्यय का मतलब खर्च, ठीक है। तो यहाँ पे हम आय और व्यय की गणना कर सकते हैं। चोरी तथा धोखाधड़ी से बच सकते हैं। चोरी व धोखाधड़ी से बचाव हो सकता है। कोई भी चीज़ मेरी जो यहाँ पे सिस्टम में रहेगी उसे हम ना कोई चोरी कर सकता है, ना मुझसे कोई धोखाधड़ी कर सकता है। उसके बाद आर्थिक निर्णय लेना, मतलब कि हम देखते हैं मेरे पास कितना पैसा है, उससे से हम क्या कर सकते हैं, कोई अच्छा डिसीजन ले सकते हैं अपने व्यापार से संबंधित, और कोई अच्छा निर्णय ले सकते हैं। और उसके बाद क्या है, आर्थिक निर्णय लेने के बाद कानूनी दस्तावेज तैयार करना। जैसे हम क्या करें, कोई सामान हम बेच दिए या किसी को बेचे हैं और या फिर ख़रीदे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे हम लीगली डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, कानूनी दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। और देखते हैं क्या है नेक्स्ट आगे, लेखांकन में कंप्यूटर का योगदान। जो मेरा रोल ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में कंप्यूटर का क्या योगदान है। देखिए, सबसे पहले हम इसमें काम करेंगे तो बहुत स्पीड से या तेज़ी गति से काम कर सकते हैं, कंफर्म। अब उसके बाद लार्ज मेमोरी, यहाँ पे हमको क्या मिलता है, विशाल भंडारण क्षमता मिलती है कि हम अपने टैली में जो भी काम करेंगे उसको हम अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। और उसके बाद यहाँ पे एक्यूरेसी है, यहाँ हम जितना भी काम करेंगे टैली में, यहाँ पे कंप्यूटर से हमें जो भी परिणाम मिलेगा वो शुद्ध मिलेगा। और वर्साटिलिटी मतलब विविधता, यह एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम है। जैसे आप वाउचर की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, वाउचर कंप्यूटर में आप टैली खोले हैं, उसमें काम कर रहे हैं, दूसरा आप कंप्यूटर खोल सकते हैं या फिर और दूसरा काम कर सकते हैं। ऑटो रिपोर्ट, यहाँ पे क्या करना है, आपको केवल टैली में काम करना है, सामानों की एंट्री देनी है, सामान को नाम देना है सामान का, और उसके बाद लोकेशन देना है गोडाउन वगैरह का। उसके बाद ये ऑटो रिपोर्ट ऑटो जनरेट करेगा, जो हमारी रिपोर्ट रहेंगी, जो हमारी बिल रहेंगी, वो बिल को ऑटो जनरेट करेगा इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड क्या है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, अकाउंटिंग से संबंधित कुछ शब्द हम जान लेते हैं कि किस तरीके से कुछ क्या शब्द हैं यहाँ पे। जो पहला शब्द है वो एसेट, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जो पहला शब्द है वो एसेट, इसको हिंदी में कहते हैं संपत्तियाँ। अब जो है अकाउंटिंग है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ते जाइएगा, इसलिए मैं आपको लेक्चर ना बता के यहाँ पे स्लाइड के माध्यम से बता रहा हूँ, ताकि आप क्या करें, इसको वीडियो को रोक के अच्छे तरीके से देख के पढ़ के समझ सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट भी आप इसको क्या कर सकते हैं,
ले सकते हैं। तो यहाँ पे व्यापार में जो देखिए ये सब व्यापार के आर्थिक स्रोत होते हैं जिससे व्यापारी व्यापार करता है। ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समझिए फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स। हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं कि फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो पहला है फिक्स एसेट्स, उसे अचल संपत्ति भी कहते हैं हिंदी में। यह व्यापार में लंबे समय तक साथ देते हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, कंप्यूटर, फर्नीचर, मोटर कार, मोटरसाइकिल इत्यादि। देखिए अब यहाँ पे फिक्स एसेट्स क्या होंगे, जैसे मानते हैं हमारे पास व्यापार में, अब थोड़ा करंट एसेट्स के बारे में जान लें, उसके बाद हम फिक्स एसेट्स के और फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स में समझाने की कोशिश करते हैं दोनों में अंतर। ये होता है चल संपत्ति, जैसे ये व्यापार में अल्प अवधि के लिए साथ देते हैं। बात को समझिए, जैसे ये व्यापार में क्या होते हैं, अल्प अवधि के लिए साथ देते हैं। जैसे सैंडी डेप्टर। अब सैंडी डेप्टर का मतलब होता है कस्टमर जो मेरा होता है विविध देनदार। बात को समझिए, जो मेरा सैंडी डेप्टर का मतलब होता है विविध देनदार। आगे हम जानेंगे कैश, बैंक अकाउंट, इस तरीके से जो होते हैं वो मेरे करंट एसेट्स के अंतर्गत आते हैं। अब थोड़ा हम फिक्स्ड और करंट एसेट्स को अपनी भाषा में हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए फिक्स एसेट वो होगा जो हमारे व्यापार में लंबे समय तक के लिए काम करेगा, आप जो पढ़ लिए हैं, और करंट एसेट वो होगा जो व्यापार में कम समय के लिए साथ देगा। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं तो क्या करना है, आप लोग को मेरे व्यापार में समझ लीजिए एजुकेशन एक तरीके से क्या है, हम समझ लीजिए बिजनेस है। क्या करेंगे हम इसमें, आप जो हैं आप मेरे क्या हैं करंट एसेट, कुछ समय के लिए रहेंगे। जैसे मानते हैं कोई 3 महीने रहेगा, कोई 6 महीने, कोई 1 साल, उसके बाद क्या है, उसके बाद आप लोग चले जाएंगे, कोई दूसरा आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो मेरा लैपटॉप है, कंफर्म बात समझिए, जो मेरा लैपटॉप है, और हम मानते हैं अगर हम ऑफलाइन क्लासेस हैं तो उसमें मार्कर होता है, मेरा वाइट बोर्ड होता है, उसके बाद कंप्यूटर्स होते हैं, कंफर्म इस तरीके से। या फिर मेरे ऑफिस में जो फर्नीचर है वो क्या होगा, लंबे समय तक के लिए क्या रहेंगे, हमारे बिजनेस में साथ देंगे। कंफर्म देखो जाना उनको भी, लेकिन वो हमारे बिजनेस में क्या है, लंबे समय तक के लिए क्या कहेंगे, साथ देंगे। मेरे बिजनेस में मेरा साथ वो लंबे समय तक देंगे, इसलिए वो मेरे क्या होंगे, फिक्स एसेट्स। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये जो करंट जो आपका एसेट्स है वो आपको करंट एसेट्स और फिक्स एसेट में अंतर समझ में आया या नहीं। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड है वो किससे संबंधित है, वो है लायबिलिटीज़ से संबंधित। लायबिलिटीज़ को हिंदी में कहते हैं देयताएं या कर्ज कह सकते हैं, या ऐसा कर्ज होता है जो व्यापारी द्वारा कभी ना कभी चुकाना पड़े, उसे देयताएं कहा जाता है। कर्ज भी कह सकते हैं हम। जैसे मानते हैं कि यहाँ पे मानते हैं हम कंप्यूटर सिस्टम चला रहे हैं, जो है ये बिजली से चल रहा है, अगर हम बिजली का बिल नहीं देंगे तो बिजली वाला जी कनेक्शन काट देगा। इस तरीके से तो हमको वो कभी ना कभी देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो हम उस सेवा से वंचित हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे रेंट, किराया, भाई मानते हैं हम लोग कोई बिजनेस करते हैं, अगर पर्सनली ज़मीन है तो ठीक है, अगर हम उसे रेंट पे लेकर रहते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, भाई मंथली रेंट देते हैं। और उसके बाद सिटी बिल है, बिजली बिल, भाई बिजली बिल भी देना पड़ेगा। सैलरी मानते हैं हम वर्कर रखे हैं तो हमको सैलरी भी पे करनी पड़ेगी। टेलीफोन यूज़ करते हैं, टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उसका भी बिल देना पड़ेगा। अब टेलीफोन बिल का मतलब ये जैसे हम लोग रिचार्ज करवाते हैं उस तरीके से। यहाँ पे सैंडी क्रेडिटर हो गया, कंफर्म ये मेरा सप्लायर होगा। जो सैंडी क्रेडिटर का मतलब होता है विविध लेनदार, कंफर्म। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, दूसरा जो नेक्स्ट है तीसरा वो है कैपिटल। यहाँ पे राजधानी वाली कैपिटल नहीं है, ये पूंजी, इसको हम क्या कहेंगे, पूंजी। उस धनराशि को पूंजी कहा जाता है। बात समझिए, उस धनराशि को पूंजी कहा जाता है जिससे व्यवसाय का स्वामी व्यापार में लगाता है। कंफर्म, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप लोग समझ लीजिएगा, लिखा है ना, जिसे व्यवसाय का स्वामी व्यापार में लगाता है, उसे क्या कहेंगे, हम पूंजी कहेंगे। कंफर्म, भाई हमको बिजनेस शुरू करने के लिए कोई कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, कुछ ना कुछ पूंजी चाहिए। जैसे 1 लाख, 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख, मतलब हम किस हिसाब से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उस हिसाब से हमको पूंजी चाहिए, या फिर उस हिसाब से हमको पैसा चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स का मतलब होता है माल या फिर वस्तुएं। ऐसी सभी चीज़ें गुड्स के अंतर्गत आती हैं। गुड्स का मतलब समझ रहे ना, गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं, सामान, माल जो हम बेचने के लिए खरीदें, ठीक है ना। गुड्स, ऐसी सभी चीज़ें गुड्स के अंतर्गत शामिल होती हैं जिन्हें पुनः विक्रय, बेचने के लिए खरीदा गया जाता है। कंफर्म, अर्थात गुड्स व्यापारी, गुड्स का मतलब सामान समझ रहे हैं, गुड्स व्यापारी खरीदता या बेचता है। उदाहरण के तौर पे कच्चा माल का मतलब होता है जो सामान बनने से पहले जो वस्तुएं होती हैं, रॉ मटेरियल, उसे हम कच्चा माल कहते हैं। विनिर्मित वस्तुएं, मतलब जो वस्तु बनी ना हो उससे पहले जो चीज़ें लगती हैं उसमें, वो हमारी क्या कहलाएंगी, विनिर्मित वस्तुएं। और उसके बाद सेवाएँ इत्यादि। कंफर्म। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेल्स। सेल्स का मतलब होता है बिक्री, सेल्स को हिंदी में कहते हैं बिक्री। यहाँ पे लिखा है विक्रय वस्तुएं एवं सेवाओं की होती है या की जाती है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं, थोड़ा स्लाइड में गड़बड़ हो गया है। जो पहला है वो है क्रेडिट सेल और दूसरा है वो कैश सेल।
मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सही कर लिया, इसको सुधार कर लिया है। अब यहाँ पे आपको जो है सेल है, यहाँ पे सेल जो होता है, बिक्री जो होती है वो दो तरीके से की जा सकती है भाई। हम किसी भी सामान को नगद भी बेच सकते हैं और उधार भी बेच सकते हैं। तो जब हम नगद बेचेंगे उसे हम कहेंगे कैश सेल, और जो जिसे हम उधार बेचेंगे उसे कहेंगे हम क्रेडिट सेल। यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न क्या होता है हम थोड़ा देख लेते हैं। विक्रय वापसी, सेल रिटर्न को कहते हैं विक्रय वापसी। आपने इससे पहले की स्लाइड में पढ़ा कि सेल क्या होता है, बिक्री, ठीक है, या विक्रय, और यहाँ पे सेल्स रिटर्न जो बिक्री वापसी, जब बेचा गया सामान, बात समझिए, जब हम जो सामान को बेच देंगे, जब वो कस्टमर मुझे वापस कर देगा, देखिए यहाँ पे सेल्स लिखा है, जब बेचा गया माल कस्टमर द्वारा पुनः वापस आ जाए तो उसे सेल्स रिटर्न कहा जाता है। अर्थात जब हम किसी सामान को बेचे हैं और मेरा कस्टमर किसी कारण की वजह से उसे वापस करता है, जैसे या उसे सामान पसंद ना हो, कंफर्म बात समझ में, उसे सामान पसंद ना हो, या फिर कोई सामान ख़राब हो गया हो या फिर ख़राब निकला हो उसके पास, तो वो सामान को इस केस में क्या करेगा, उस सामान को मेरे पास वापस करेगा। कंफर्म क्या करेगा, इस कंडीशन में वो सामान मेरे पास वापस कर देगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है परचेज, क्रय यानी खरीदना। देखिए आपको दो, क्रय का मतलब भी होता है परचेज का मतलब भी होता है खरीदना, और बाई का मतलब भी होता है खरीदना। हम यहाँ बाई और कैश के, बाई और परचेज के बीच में थोड़ा अंतर समझेंगे। उससे पहले ये जो है मेरा यहाँ पे जो थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, हम उसको थोड़ा सही कर लेते हैं। हमने इसको सही कर लिया है। देखिए हम थोड़ा समझते हैं परचेज और बाई में अंतर। परचेज का मतलब होता है खरीदना और बाई का मतलब भी होता है खरीदना। देखिए परचेज का मतलब ये होता है खरीदने का मतलब, जब हम किसी भी चीज़ को बेचने के पर्पज से अगर खरीदेंगे तो वो मेरा परचेज कहलाएगा कि हम किसी भी चीज़ को परचेज कर रहे हैं। कन्फर्म। कोई भी चीज़ अपने पर्सनली यूज़ के लिए अगर हम खरीदेंगे तो उसे कहते हैं हम बाई कर रहे हैं। तो हालांकि आपको बाई और परचेज में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में आ गया है कि परचेज और बाई में अंतर क्या होता है तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अब उसके बाद देखिए, हम अगर सामान को बेच सकते हैं नगद या उधार, दो तरीके से, तो हम सामान को दो तरीके से खरीद भी सकते हैं, नगद और उधार। तो यहाँ पे कैश परचेज जब होगा तो वो नगद क्रय कहलाएगा, मतलब नगद खरीदारी, और क्रेडिट परचेज यानी उधार खरीदारी। कन्फर्म इस तरीके से। तो यहाँ पे जो एक थोड़ा सा गलत हो गया है, अब विक्रय लिखा है यहाँ पे, आप समझ लीजिएगा, इसको हम थोड़ा सही कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, तो किसी भी वस्तु को, किसी भी माल को हम क्या कर सकते हैं, या तो अगर उधार और नगद बेच सकते हैं तो हम उधार और नगद खरीद भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जब हम किसी भी चीज़ को खरीदेंगे, परचेज करेंगे, तो वो दो तरीके से कर सकते हैं, एक कैश परचेज और एक क्रेडिट परचेज। कैश परचेज का मतलब होता है कि नगद खरीदारी, हम कोई भी चीज़ नगद खरीदेंगे, और क्रेडिट का मतलब होता है, क्रेडिट परचेज का मतलब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को उधार खरीदारी करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। जब खरीदा गया माल, बात को समझिए, जब खरीदा गया माल, सामान सप्लायर को पुनः वापस कर दिया जाए, मतलब जब हम कोई सामान खरीद कर रखे हैं और उसे हम अपने सप्लायर को वापस जब करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, उसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं। बात समझिए, जब हम मानते हैं हम किसी से सामान खरीदे, मेरा जो सप्लायर है उससे हम सामान खरीद लिया, जब उससे सामान हम खरीद लिए तो यहाँ पे क्या करना है, मानते हैं किसी कारण की वजह से हमको सामान वापस करना होगा, या टूटा सामान मिला, या सामान जो हम लेके आए यहाँ पे देखे दुकान पे तो वो डैमेज निकला, तो हम क्या करेंगे, उसको हम पुनः अपने सप्लायर को वापस करेंगे। जब अपने सप्लायर को वापस करेंगे तो उसी को बोलते हैं परचेज रिटर्न। हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। मैं थोड़ा सा जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। और हाँ, अभी तक का वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सा रहे, आप टैली आप आसानी से सीख सकें। इसके बाद अकाउंटिंग चल रहा है, ये अकाउंटिंग के बाद हम टैली का ट्यूटोरियल शुरू करेंगे कि किस तरीके से हम टैली पे काम करते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो वीडियो का जो जब हम वीडियो कोई अपने इस चैनल पर अपलोड करेंगे, टैली का या पार्ट 1 या किसी भी और टॉपिक पर वीडियो अगर अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहेगा टाइम बाई टाइम। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो प्रोप्राइटर है। तो यहाँ पे हम प्रोप्राइटर को थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, व्यवसाय में पूंजी निवेश करने वाला, पूंजी निवेश का मतलब समझते हैं, व्यापार में जो पैसा लगाएगा उस व्यक्ति को प्रोप्राइटर कहा जाता है। बात को समझिए, जो व्यवसाय में पूंजी निवेश करने वाला व्यक्ति होगा उसी को हम कहेंगे प्रोप्राइटर, अर्थात व्यवसाय का मालिक। यह व्यवसाय का संपूर्ण लाभ अथवा हानि का उत्तरदायित्व होता है। अगर व्यवसाय में नुकसान होता है व्यापार में, और व्यवसाय में अगर कोई लाभ होता है तो उसका पूरा उत्तरदायित्व उस प्रोप्राइटर को जाता है जो बिजनेस का मालिक होगा और जो बिजनेस में पैसा लगाया होगा। अब हम थोड़ा समझते हैं, जैसे अगर कोई एक इंसान बिजनेस में पैसा लगाता है, बात को समझिए, अगर कोई इंसान, एक इंसान बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे प्रोप्राइटर अर्थात उसे मालिक कहते हैं। बात को समझिए। अब जब दो लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं, एक ही बिजनेस में जब कोई दो व्यक्ति पैसा लगाएगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पार्टनर। क्या कहेंगे,
पार्टनर। जब कोई एक व्यक्ति पैसा लगाएगा बिजनेस में और वह बिजनेस का संपूर्ण मालिक कहलाएगा, अर्थात प्रोप्राइटर कहलाएगा। और जब बिजनेस में दो आदमी पैसा लगाते हैं, एक ही बिजनेस में दो आदमी पैसा लगाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? पार्टनर। वो पार्टनर है। अगर जब दो या दो से अधिक आदमी, बात समझिए, दो से अधिक, यहाँ पे दो आदमी जब रहेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? पार्टनरशिप होगी उन लोगों की उस बिजनेस में। लेकिन जब दो आदमी से अधिक बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स कहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है निकासी। व्यापार का मालिक अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए, बात को समझिए, व्यापार का मालिक, जो व्यापार का मालिक होगा वो अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए व्यापार से जो पैसा निकालता है उसी को बोलते हैं ड्राइंग, अर्थात आहरण। जैसे मानते हैं हम व्यापारी हैं और हम कपड़े का व्यापार कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, लेकिन अब हम उसी बिजनेस में से, मानते हैं हम घर के लिए सब्जी ले जाना है या फिर बच्चों की ट्यूशन फीस पे करनी है, तो हम अगर उस व्यवसाय में से पैसा अगर निकालेंगे तो उसी को बोलते हैं ड्राइंग, अर्थात आहरण, निकासी। कन्फर्म। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा है टर्नओवर। एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित अवधि का मतलब हम मान लेते हैं 1 साल या 2 साल, मतलब एक निश्चित अवधि में नगद और उधार दोनों सेलों को मिलाकर जो सेल होता है, मतलब नगद बेचे हैं जो उधार बेचे हैं, उन दोनों बिक्री को मिला के जो होगा, जो बेचा हुआ माल होगा उसी को बोलते हैं टर्नओवर। कन्फर्म। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ से। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है वो किस टॉपिक है देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे रेवेन्यू होता है। क्या है ये? रेवेन्यू। यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो क्या है? आय। यह व्यवसाय में कस्टमर को, बात समझिए, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यह व्यवसाय में कस्टमर को अपने उत्पादों की बिक्री से, बात समझिए, जो हम अपने कस्टमर के जो बेचेंगे जो सामान, उसको जो पैसा मिलेगा उसी को रेवेन्यू कहते हैं। यहाँ पे आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है? यह व्यवसाय में कस्टमर को अपने उत्पादों की बिक्री से अथवा सेवा से उपलब्ध कराया जाने से अर्जित की गई है राशियाँ, ठीक है ना, जैसे रेवेन्यू कहलाती हैं। इन्हें सेल रेवेन्यू भी कहा जाता है, जैसे बिक्री शुल्क, कमीशन, ब्याज, लाभ, किराया इत्यादि। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे आपको एक शब्द मिलेगा सेवा। देखिए हम अब बिक्री जो होती है हम थोड़ा सेल में छोड़ दिए थे, हम थोड़ा रिटर्न आ जाते हैं। कहाँ पे सेल कहाँ पे है, थोड़ा देख लेते हैं इसको कि मेरा सेल कहाँ पे था। यहाँ पे देखिए सेल जो है आपको सेल में यहाँ पे मिला होगा। हम थोड़ा सा बैक आते हैं। यहाँ पे सेल, बिक्री, देखिए यहाँ पे लिखा है बिक्री वस्तु एवं सेवाओं की होती है या की जाती है। जैसे देखिए वस्तु का मतलब तो आप समझ रहे हैं, जैसे हम कोई सामान खरीदेंगे या बेचेंगे, मतलब यहाँ पे खरीदने की, सॉरी, यहाँ पे बेचने की बात हो रही है, तो हम किसी भी सामान को बेचेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बिक्री जो होती है वो वस्तु एवं सेवाओं की होती है, ठीक है। तो अच्छा, वस्तु तो समझ में आ रहा है कि कोई सामान होगा, लेकिन सेवा का मतलब ये होगा, देखिए जैसे मानते हैं हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, आप उसमें डेटा रिचार्ज करवाते हैं, आप कॉलिंग रिचार्ज करवाते हैं, तो दुकानदार के पास आप जाते हैं, ठीक है, कंफर्म। तो उसके बाद आप उससे पैसा कुछ देते हैं, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है, बात समझिए, बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है। वो क्या करता है? बदले में हमें सर्विस मिलेगी। देखिए हम पैसा देंगे तो, लेकिन हमें कुछ बदले में मिलेगा नहीं, मतलब एज फिजिकली तरीके से हमको कुछ मिलेगा नहीं, एज हम फिजिकली तरीके से हमको कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ मिलेगा जरूर उसके बदले में हमें। तो यहाँ पे जो रिचार्ज करवाएंगे फ़ोन का, वो हमें क्या मिलेगा? सेवा। वो हमें एक सेवा दे रहा है, कंफर्म। या मानते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं, उस तरह बिल भरेंगे तो हमको कुछ मिलेगा नहीं, हाँ हम हालांकि उसकी सेवा यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, हम बस, जैसे मानते हैं हम बस पे कहीं सफ़र कर रहे हैं, बात समझिए, हम कहीं पे बस के लिए कहीं के लिए बस पे सफ़र करते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? बस वाले को हम क्या देंगे? भाई जो कंडक्टर वहाँ पे होता है उसको हम पैसा तो देंगे, लेकिन वो हमें बदले में कुछ देता नहीं है, तो वो क्या हमको सेवा दे रहा है। हमको क्या मिलेगी वहाँ पे? एक सुविधा मिलेगी, सेवा मिलेगी, जो कि हमें महसूस हो सकती है, लेकिन हमें फिजिकली तरीके से नहीं मिलेगी। तो हम थोड़ा आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हम थे, कंफर्म, यहाँ पे ड्राइंग में। तो यहाँ पे सॉरी नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे था, ये नेक्स्ट स्लाइड थी। यहाँ पे जो है रेवेन्यू, हम थोड़ा रेवेन्यू को समझने की कोशिश करते हैं कि हम एक्सेल शीट को थोड़ा ओपन कर लिए हैं, हम रेवेन्यू को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक ऐसे करके हेडिंग बनाते हैं और इसको सेल को हम करते हैं मर्ज यहाँ से, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेवेन्यू, कन्फर्म। हम थोड़ा रेवेन्यू को क्या करते हैं यहाँ पे समझते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखने लगे, और थोड़ा सा बोल्ड भी कर लेते हैं। अब देखिए जैसे रेवेन्यू को हम समझते हैं, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? देखिए रेवेन्यू में जो यहाँ पे रेवेन्यू है, थोड़ा सा आगे आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सपेंस। देखिए बात समझिए, यहाँ पे थोड़ा आपको मिलेगा क्या? एक्सपेंस। यहाँ पे एक्सपेंस दिया गया है। एक्सपेंस क्या होता है? देखिए व्यय एवं खर्च
ठीक है। यहाँ देखिए आय की प्राप्ति के लिए मतलब जो पैसा कमाने के लिए जो जरिया होगा उसके लिए कुछ भाई पैसा कमाना है तो कुछ पैसा तो जरूर लगाना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे व्यय एवं खर्च, आय की प्राप्ति के लिए प्रयोग वस्तु एवं सेवाओं की लागत को एक्सपेंस कहते हैं। जैसे विज्ञापन व्यय, कमीशन देना, किराया देना, वेतन देना, मजदूरी, आप कई सारे एग्जाम्पल हैं इसमें कन्फर्म। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखिए जो खर्चे होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम रेवेन्यू और एक्सपेंस को समझने की कोशिश करते हैं। हम खोल लेते हैं अपने थोड़ा, यहाँ पे हम एक्सेल शीट पे आ गए हैं, थोड़ा रेवेन्यू को समझते हैं और एक्सपेंस को समझते हैं। जैसे मानते हैं हम व्यापार कर रहे हैं, हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम पेन बेचते हैं, तो यहाँ पे मानते हैं हम कितने का पेन जो हम खरीदेंगे वो मान लीजिए हम 15 रुपये की पेन खरीद लिए। बात को समझिए, हमने 15 रुपये की क्या खरीदी, पेन। हमने यहाँ पे 15 रुपये की, अब थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, यहाँ पे मैंने 15 रुपये की एक पेन खरीद ली। अब इस पेन को हम कितने में बेचेंगे, 20 रुपये में। इस पेन को हम कितने में बेचेंगे, 20 रुपये में हम पेन को क्या करेंगे, बेच देंगे। अच्छा, अब जब हम पेन को 20 रुपये में बेच देंगे तो फाइनली मुझे जो पैसा मिलेगा 20 रुपये, बात समझिए, यहाँ पे मुझे कितना पैसा मिला, 20 रुपये। यही मेरा क्या होता है, रेवेन्यू होता है। कंफर्म, यही मेरा क्या होता है, रेवेन्यू होता है। अच्छा, अब इस रेवेन्यू में मेरा एक्सपेंस भी है और इनकम भी है। बात समझिए, देखिए यहाँ पे जो मैंने 15 रुपये पेन खरीदने के लिए लागत लगाई वो मेरा एक्सपेंस होगा। कंफर्म, वो मेरा क्या होगा, एक्सपेंस होगा। अब यहाँ पे देखिए 15 रुपये मैंने एक्सपेंस किया और मुझे 20 रुपये रेवेन्यू मिला। अच्छा, अब 15 में से देखिए यहाँ पे मेरे पास 20 रुपये, फाइनली कितना मिला, 20 रुपये मुझे रेवेन्यू हुआ। कंफर्म। अब हम जो मेरी लागत है उस रेवेन्यू में से हम लागत को क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर हम रेवेन्यू में से लागत को घटाएंगे, जैसे यहाँ पे हम इज इक्वल का सिंबल लगाएंगे, अपने रेवेन्यू में से हम माइनस करेंगे किसको, एक्सपेंस को। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, या फिर इसे हम प्रॉफिट कह सकते हैं या फिर अपना हम इनकम कह सकते हैं। बात समझिए, क्या कह सकते हैं हम, इनकम। हम इसे इनकम भी कह सकते हैं। ये मेरा जो 5 रुपये है ये मेरा प्रॉफिट और इनकम है। इस तरीके से रेवेन्यू और इनकम और एक्सपेंस, हालांकि आपके समझ में आया होगा। तो अगर आपके समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आपकी वीडियो आपके समझ में आ रहा है अभी तक का वीडियो या फिर नहीं। यहाँ पे एक्सपेंस के बारे में हम जान लिए हैं और यहाँ पे हम देखते हैं एक्सपेंस कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे खर्च होते हैं, ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो ऐसे खर्च होते हैं जिन्हें व्यापारी माल खरीदते समय करता है। ये वस्तुओं की लागत को बढ़ा देते हैं, जैसे वेजेस का मतलब मजदूरी, माल भाड़ा इत्यादि। देखिए जैसे एक्सपेंस है ये डायरेक्ट एक्सपेंस। बात समझिए, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, ये मेरे क्या करते हैं, ऐसे खर्च होते हैं जो वस्तुओं की लागत को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जैसे मानते हैं हमने कोई सामान मंगाया, ठीक है, तो हमने कोई सामान अगर मंगाया, मानते हैं जैसे हम कपड़े का व्यापार करते हैं, तो कपड़ा का व्यापारी है उसको मैंने ऑर्डर दिया और सामान उसके यहाँ गए खरीदने। अब हम जब सामान लेके आ रहे हैं, भाई देखिए वहाँ पे सामान जब लेके आएंगे कपड़ा, तो भाई हमको क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी वाहन को जो सामान है इसको फला जगह पहुँचाना है। बताइए आप पैसा कितना लेंगे, भाई मजदूरी तो देनी पड़ेगी उसको, क्योंकि वो सामान मेरा पहुँचा रहा है। तो क्या करेंगे, हम उसको मजदूरी देंगे, ठीक है। तो मजदूरी जब उसको देंगे, हम मानते हैं मेरे पास 15 पेटी है, जो मतलब जो जिसमें कपड़े आते हैं, उसको 15 पेटी में हम कपड़े डाल दिए हैं और उसको लेके आ रहे हैं। अब वो जब हम उस व्यक्ति से बात किए कि भैया ये सामान पहुंचाना है, तो वो बोला, बस समझिए, वो बोला कि हम 5 रुपये प्रति पेटी लेंगे। भाड़ा वो बता रहा कि हम 5 रुपये प्रति पेटी लेंगे। अब मानते हैं मेरी जो एक पेटी की कीमत है व्यापारी के, जहाँ व्यापारी है जिसे हम खरीदने सामान गए हैं उसकी दुकान पे एक पेटी कपड़ा जो है, जो एक कीमत 20 रुपये है। बात समझिए, उसकी कीमत कितनी है, 20 रुपये, ठीक है। अब जब हम उसको 5 रुपये प्रति पेटी भाड़ा जब दे देंगे तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 25 रुपये प्रति पेटी। कंफर्म, कितनी हो जाएगी, 25 रुपये प्रति पेटी। अब उसे हम 25 रुपये से ज़्यादा को हम बेचेंगे। तो वही क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जो डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या हुआ, मेरे वस्तुओं की लागत को बढ़ा दिया वो। कंफर्म, इस तरीके से। अब जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ये ऐसे खर्च होते हैं जो आय को घटा देते हैं, हमारी आय को क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे रेंट, कमीशन, सैलरी इत्यादि। अब जैसे मानते हैं हम पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ मुनाफा हो रहा है। अभी मानते हैं मेरे पास क्या हुआ कि 1 लाख रुपए की मैंने इनकम की, मानते हैं 1 मंथ में। अब जो 1 लाख रुपए की हमने इनकम की है, वो मेरी 1 लाख रुपए जो है वो इनकम है। बात समझिए, क्या है, इनकम। अब उस इनकम में हम क्या करेंगे, हम बिजली का बिल भी देंगे, किराया भी देंगे और सैलरी भी देंगे, और जो मतलब और भी चीज़ें होंगी, टेलीफोन बिल वगैरह हम सब देंगे, ठीक है। वो अब देखो 1 लाख रुपए में से मानते हैं हम 10,000 रुपये सैलरी दे दिए, 5,000 रुपये रेंट दे दिए और क्या कहते हैं 5,000 रुपये बिजली का बिल दे दिए। कंफर्म। अब फाइनली मेरे पास 80,000 रुपये बचा। आज जो मेरे पास 80,000 रुपये बचा है वो मेरा फाइनली प्रॉफिट है, ना कि इनकम। इनकम मेरा जो था, इनकम में से हमने क्या किया, एक्सपेंस वगैरह घटा दिया। कंफर्म। जो एक्सपेंस होगा वो हमने देखिए, मान लिए हमने फाइनली 1 लाख रुपये की अर्निंग की,
1 लाख रुपये मेरी इनकम है, हमने 1 लाख रुपये कमाया। कन्फर्म। अब 1 लाख रुपये में से हमें भाड़ा क्या देना पड़ेगा, रेंट भी देना पड़ेगा, कमीशन वगैरह जो भी है, और सैलरी पे करना पड़ेगा। जब हम इतना चीज़ पे करेंगे 1 लाख रुपये में से, तो मेरी फाइनली आय कितनी, इनकम कितनी, 1 लाख रुपये। लेकिन जब हम सब कुछ दे देंगे तो फाइनली मेरे पास जो मेरा प्रॉफिट बचेगा वो 80,000 रुपये ही बचेगा। यही होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये ऐसे खर्चे होते हैं जो हमारी आय को घटा देते हैं। कन्फर्म। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यह है ट्रांजेक्शन, लेन देन। ठीक है ना। यह ऐसी घटना होती है जिसका आर्थिक मतलब पैसे से, मैंने पहले बता दिया पहले स्लाइड में शुरू में, जिसका आर्थिक मूल्य होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट, मतलब उधार लेन देन और नगद भी लेन देन। कन्फर्म। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं स्लाइड की तरफ। यह है इनकम। इनकम को हम समझ लिए हैं, लिखा है ना आय में से, बात समझिए, इनकम आय में से व्यय घटाने पर जो शेष बचता है उसे आय कहा जाता है। इनकम एक व्यापक शब्द है जिसमें लाभ भी शामिल होता है। कन्फर्म। अब सैंडी क्रेडिटर का मतलब होता है विविध लेनदार। इस बात को अच्छे तरीके से ध्यान में उतार लीजिए कि सैंडी क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, सैंडी डेप्टर का मतलब क्या होता है। और ये जो थोड़ा सा लिखा है इसको अच्छे तरीके से आप गौर फरमाइएगा। यहाँ पे वे व्यक्ति या संस्था, देखिए सैंडी क्रेडिटर को हम बता रहे हैं वे व्यक्ति या संस्था जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं। बात समझिए, यहाँ पे उधार लिखा है, आप नगद भी समझिए, जिससे हम नगद या उधार माल खरीदते हैं। ठीक है, तो उन्हें लेनदार या सप्लायर कहा जाता है। यहाँ पे लेनदार का मतलब पैसे से है कि वह मुझसे क्या लेगा, पैसा। बात समझिए, वे व्यक्ति या संस्था जिससे हम उधार सामान या नगद सामान खरीदते हैं उन्हें सप्लायर कहा जाता है या सैंडी क्रेडिटर कहा जाता है। जैसे टाटा प्राइवेट लिमिटेड हो गया, और रमेश ट्रेडर्स हो गया, और क्या कहते हैं बालाजी ट्रेडर्स, रामजी लाल इत्यादि हमारे क्या हैं, सब सप्लायर हैं। अब ऐसे सप्लायर, देखिए सप्लायर कैसे पता चलेगा, वो मेरे सिंडिकेटर रहेंगे तभी हमको पता चलेगा। आगे हम जानेंगे एंट्री में कैसे काम होगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है सैंडी डेप्टर, विविध देनदार या कस्टमर मेरा होता है। वे व्यक्ति या संस्था जिनको हम माल बेचते हैं उधार या नगद, समझ लीजिएगा, उन्हें देनदार या कस्टमर कहा जाता है। जैसे उषा टेलीकॉम, संजय इंटरप्राइजेस, और उसके बाद शान ट्रेडर्स, प्रकाश मोटर्स इत्यादि, ये मेरे क्या हैं, सैंडी डेप्टर्स। बात समझिए, इस तरीके से ये मेरे क्या होंगे, सैंडी डेप्टर का मतलब होता है जो हमारा कस्टमर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सैंडी डेप्टर। अकाउंटिंग की भाषा में, अपनी भाषा में हम कस्टमर और सप्लायर से इसके क्या कर सकते हैं, बुलाते हैं, समझने के लिए कहते हैं। लेकिन इसकी भाषा में, अकाउंटिंग की भाषा में, अगर मेरा कोई सप्लायर है तो उसे हम सैंडी क्रेडिटर कहेंगे, और कोई मेरा कस्टमर है तो उसे हम सैंडी डेप्टर कहेंगे। इतना अच्छे तरीके से आप बात को दिमाग में बिठा लीजिए। नेक्स्ट बोलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, क्या है, स्टॉक। यह किसी व्यवसाय के अंतर्गत, बात समझिए, किसी व्यवसाय के अंतर्गत उपलब्ध माल, स्पेयर्स और अन्य आइटम जिनको अभी तक बेचा ना गया हो, बात समझिए, जिनको अभी तक बेचा ना गया हो, ये गोडाउन में या दुकान में या ऑफिस में पड़े हों, कन्फर्म, इनको क्लोजिंग स्टॉक भी कहा जाता है। बात समझिए, स्टॉक क्या होता है, जो मेरे पास सामान रहेंगे उसी को तो स्टॉक बोलते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं भैया आपके पास ये आइटम स्टॉक है कि नहीं है, जैसे मानते हैं बिस्किट का व्यापारी है या मोबाइल फ़ोन का व्यापारी है, तो उससे पूछा जाएगा भैया आपके पास बिस्किट का स्टॉक है, इस तरीके से उसे क्या कहते हैं, जो भाई सामान रहेगा तभी तो स्टॉक होगा। तो यहाँ पे जो सामान मेरे पास बचा रहेगा गोडाउन में या ऑफिस में या फिर जो मॉल वगैरह जो दुकान है उसमें जो सामान बचा रहेगा जो अभी तक बेचा ना गया हो, उससे हम क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। कन्फर्म। अब वाउचर क्या होता है, वाउचर मतलब प्रमाणक। यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी लेन देन का समर्थन करता है। टैली में या 2 प्रकार को, देखिए वाउचर को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। वाउचर ऐसे कर रहे हैं, अपनी भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मानते हैं हम किसी दुकान पर जाते हैं, कोई सामान लेते हैं, कन्फर्म। अब जैसे मानते हैं आप किसी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर गए और मोबाइल फ़ोन आप खरीद रहे हैं अपने लिए, कन्फर्म। अब मोबाइल फ़ोन खरीद लिए, तो अब मोबाइल फ़ोन जब खरीदेंगे आप, तो आपको वो एक बिल देगा। बात समझिए, आपको क्या देगा, वो बिल देगा। अब उसी बिल से ये प्रूफ होगा, ये प्रमाण होगा कि ये जो फ़ोन लिए हैं आप, वो आप ही का है, क्योंकि बिल तो आप ही के नाम से बना रहेगा। जो नेक्स्ट स्लाइड है वो इन्वेंट्री। बात समझिए, इन्वेंट्री का मतलब देखिए, इसका संबंध वस्तुओं से होता है जिससे व्यापारी व्यापार करता है। जैसे हम इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जैसे हम इसमें क्या काम करेंगे, कोई सामान होगा उसका हम उसकी डिटेल डालेंगे। मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है, उस सामान की डिटेल डालेंगे, और क्या कहते हैं, चिप्स हो गया, कुरकुरे, बिस्किट, नमकीन, साबुन इत्यादि चीज़ें जो होती हैं वो सब क्या, देखिए साफ साफ लिखा है, इसका संबंध वस्तुओं से होता है जिससे व्यापारी व्यापार करता है। अच्छा, अब बैड डेप्ट क्या होते हैं, इसको थोड़ा जान लेते हैं। ऐसा कर्ज जो ग्राहक द्वारा वापस ना मिल सके उससे बैड डेप्ट कहते हैं। जैसे मानते हैं कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं, या कुछ कस्टमर्स मेरे, बात समझिए, कुछ कस्टमर्स मेरे ऐसे होते हैं जो सामान लेने के बाद गायब हो जाते हैं। बात समझिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना व्यापार में, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई सामान लेंगे उसके बाद गायब हो जाएंगे। तो अब भाई सामान ले लिए और गायब हो गए, पैसा तो मिलने वाला नहीं है, ठीक है, तो भाई उसे क्या करेंगे, उसी को बोलते हैं बैड डेप्ट। ऐसा कर जो ग्राहक द्वारा कभी वापस न मिले उसे बैड डेप्ट कहते हैं। अब थोड़ा सा हम नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है फाइंड आउट इनकम एंड एक्सपेंस। तो
आपको इनकम पढ़ लिए और एक्सपेंस यानी खर्च, थोड़ा सा ये क्या है क्या कहते हैं, आप लोग अपने से करना है, आप लोगों को अपने से इतना कर लीजिएगा। अब उसके बाद इतना करने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या करना है आपको। जो फाइंड आउट इनकम एंड एक्सपेंस, आपको क्या ढूंढना है, आय और खर्च को ढूंढना है। इसमें कौन से खर्च है कौन से आय है। यहाँ पे आपको सैलरीज, टेलीफोन, इंश्योरेंस लिखा है, इसको आप नीचे क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि कौन सा एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा और कौन सा इनकम के अंतर्गत। ये आपको ये समझिए वर्क है। अब नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। हम अकाउंट्स के बारे में जानते हैं कि अकाउंट्स होते क्या हैं, कन्फर्म। यहाँ पे अकाउंट्स देखिए, अकाउंटिंग के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 अकाउंट्स पाए जाते हैं। जो पहला है वो है पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता, और जो दूसरा है वो है रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता। तीसरा जो है नॉमिनल अकाउंट, आय व्यय खाता या नाम मात्र खाता भी से कह सकते हैं। आगे इसके डेफिनेशन जानते हैं कैसे होगा, ये क्या है। देखिए, जो पहला है वो पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, ऐसा खाता जिसका संबंध व्यक्ति या संस्था से हो। अच्छा तरीके से बात को समझिए, जिसका संबंध केवल व्यक्ति या संस्था से हो उन्हें पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। जैसे टाटा लिमिटेड, टाटा लिमिटेड किसी संस्था का नाम है। रिलायंस, ये भी किसी संस्था का नाम है। रमेश एंड ब्रदर्स, ये क्या है, किसी भी संस्था का नाम है। कैपिटल अकाउंट, सिंडिकेटर, सिंडिकेटर, बैंक अकाउंट, ड्राइंग इत्यादि सब किसके अंतर्गत आएंगे, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। कन्फर्म। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं रियल अकाउंट के अंतर्गत। इसको वास्तविक खाता भी कहते हैं। ऐसा खाता जिसका संबंध संपत्तियों से हो उन्हें रियल अकाउंट कहा जाता है। जैसे कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, आपको पता है ना संपत्ति, मशीनरी मेरी क्या है, मशीनरी। अगर हम मशीनरी का देखिए, अब यहाँ पे मशीनरी कंप्यूटर जो है, मशीनरी कंप्यूटर और लैंड, इन तीनों में थोड़ा सा हम समझते हैं। जो हम आगे समझे थे एसेस्ट, फिक्स एसेस्ट और करेंट एसेस्ट। देखिए मशीनरी जो मेरी होगी, अगर हम आपसे पूछें, अगर आपसे पूछ लें कि मशीनरी मेरी फिक्स एसेस्ट है या करेंट एसेस्ट, तो सबसे पहले डिपेंड ये होगा कि हम बिजनेस किस चीज़ का कर रहे हैं। अगर हम मशीनरी का बिजनेस कर रहे हैं तो मशीनरी मेरे लिए करेंट एसेस्ट होगी। अगर हम किसी और चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं तो मशीनरी मेरे लिए फिक्स एसेस्ट। बात समझिए। अब कंप्यूटर मेरे लिए फिक्स एसेट मेरा होगा या करेंट, डिपेंड करता है कि हम बिजनेस किस चीज़ का कर रहे हैं। अगर हम कंप्यूटर का बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो ये मेरे लिए क्या होगा, फिक्स एसेट। अगर हम कंप्यूटर का बिजनेस कर रहे हैं तो ये मेरे लिए करेंट एसेट होगा। इतना अच्छे तरीके से बात को जहन में उतार लीजिए। लैंड, सेल वगैरह जो है। उसके बाद क्या है, परचेज, स्टॉक, फर्नीचर इत्यादि। उसके बाद नेक्स्ट समझते हैं हम कहाँ पे, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो है नॉमिनल अकाउंट, आय व्यय खाता। ऐसा खाता जिनका संबंध आय व्यय मतलब खर्चे से हो, खर्चे और मुनाफे से, मतलब इनकम और एक्सपेंस से हो। ऐसा खाता जिसका संबंध किससे हो, इनकम और एक्सपेंस से, आय व्यय से होता है, उन्हें नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। जैसे सैलरी, अब देखिए सैलरी है ना, ये क्या है, खर्चे है मेरा तरीके से। कमीशन, ये भी मेरा खर्च। अच्छा कमीशन यहाँ पे लिखा है तो अब डिपेंड करता है खर्च है कि इनकम। अब देखिए कमीशन मुझे मिल रहा होगा तो ये मेरी इनकम होगी। बात समझिए, कमीशन मुझे मिल रहा होगा तो मेरी इनकम होगी। और कमीशन अगर हम दे रहे होंगे तो ये मेरी, ये जो मेरा है कमीशन अगर दे रहे होंगे तो मेरा एक्सपेंस। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, देखिए रेंट अगर दे रहे हैं तो मेरा क्या होगा, एक्सपेंस। ले रहे हैं रेंट मतलब किराया होता है, अगर ले रहे हैं हम तो क्या होता है, वो इनकम होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो देना ही पड़ेगा, वो मेरा एक्सपेंस होगा, ठीक है ना, खर्च। इनकम जो होता है, इनकम आप समझ रहे हैं, इंश्योरेंस, रेंट रिसीव, यहाँ पर रिसीव लिखा है, रेंट रिसीव्ड और रेंट पेड। देखिए रेंट रिसीव का मतलब किराया क्या हो रहा है। देखो अभी आपको यहाँ पे 2 शब्द मिलेगा, मेरा माउस पॉइंटर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है रेंट। यहाँ पे ये नहीं दर्शाया गया कि रेंट हम दे रहे हैं या ले रहे हैं। यहाँ पे ये समझना है, पहले इतना कंफर्म कर दिया कि रेंट दिया जा रहा है या लिया जा रहा है, उसके बाद हम एक्सपेंस और इनकम निकालेंगे। यहाँ पे एक बार दर्शा दिया गया है कि रेंट रिसीव्ड मतलब किराया मिला है, तो किराया जब मिला है तो ये मेरा क्या होगा, इनकम। यहाँ पे जो दूसरा दर्शाया गया है रेंट पेड मतलब हम क्या किए हैं, किराया दिए हैं, मतलब ये मेरा एक्सपेंस होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड तरफ। अब देखिए आपको थोड़ा सा वर्क मिला है, आप इस वर्क को छाड़ के या फिर क्या करना है, कॉपी में लिख के स्क्रीनशॉट लेके या फिर किसी भी तरीके से आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं कौन कौन से अकाउंट के अंतर्गत आएंगी, इसमें से कौन सा शब्द जो है, कौन सा चीज़ जो है वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा और कौन सा रियल और कौन सा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट स्लाइड तरफ बढ़ते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, हम इसको देखते हैं किस तरीके से रूल्स हैं, यहाँ पे काम किस तरीके से करेंगे, जो रूल्स होते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो देखते हैं रूल्स, अगर रूल्स के हिसाब से अगर हम काम करेंगे, फॉलो करेंगे तो टैली में हम आसानी से एंट्री कर पाएंगे। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे क्या लिखा है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, यहाँ पे लिखा है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे दिया है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब यहाँ पे दिया गया है, देखिए रूल्स जो थे, पर्सनल अकाउंट का रूल जो कहता है डेबिट एंड क्रेडिट रूल लिखा है एक तरफ,
डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इसको हम हिंदी में जानने की कोशिश करेंगे। और जो दूसरा है वो है डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और डेबिट द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, और क्रेडिट द इनकम एंड गेंस, मतलब आल समझ लीजिए जहाँ पे दे लिखा है। डेबिट द रिसीवर का मतलब ये होता है कि देने वाला पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। देखिए पर्सनल अकाउंट के अंदर हम बता रहे हैं जो डेबिट द रिसीवर होता है मतलब पाने वाला डेबिट और क्रेडिट द गिवर देने वाला क्रेडिट। कन्फर्म। अब यहाँ पे क्या है रियल में अगर आएंगे तो क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम इन, जो आए उसे डेबिट करेंगे, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाए उसे हम क्रेडिट करेंगे। और नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत क्या आएगा, डेबिट द लॉसेस, डेबिट ऑल कह सकते हैं, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, जितने भी मेरे खर्चे और नुकसान होंगे उसे हम क्या कहेंगे, डेबिट करेंगे। और क्रेडिट ऑल एक्सपेंस इनकम एंड गेंस, मतलब गेंस का मतलब होता है लाभ, इनकम मतलब आय, जो भी मेरे आय और इनकम होगी उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कन्फर्म। इस तरीके से तो और भी जो इस तरीके से है, देखिए जो नेक्स्ट है वो है बही खाता। बही खाता क्या होता है, लेजर, यानी लेजर जो होता है वो हम समझते हैं क्या होता है। जैसे अब यहाँ पे जो लिखा है उसको आप एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, मैंने इसमें कंप्लीट अकाउंटिंग को कवर करने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपके समझ में आ रहा हो तो अभी जो वीडियो में जो मैंने बताया है अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए लेजर जो होता है वो वास्तव में क्या होता है, जैसे मानते हैं आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। लेजर जो मेरा होता है वो क्या है, जैसे मानते हैं हम किसी व्यक्ति को सामान बेचेंगे, मानते हैं सामान बेचेंगे, भाई अगर सामान बेचेंगे तो जो उस व्यक्ति का नाम हम जहाँ पे मेंटेन करेंगे उसी को बोलते हैं लेजर बही खाता। समझिए भाई, उस नाम उस अकाउंट उस व्यक्ति के नाम से हम एक लेजर तैयार करेंगे। समझिए बात, उस व्यक्ति के नाम से हम एक लेजर तैयार करेंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसमें अनेक एंट्रियाँ कर सकते हैं, आप उसको सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि जिस व्यक्ति का लेजर हम बनाएंगे वो मेरा सप्लायर है या कस्टमर, वो आगे जानेंगे हम, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, टैली में जितने भी लेजर पाए जाते हैं वे सभी किसी न किसी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, ग्रुप डिपेंड करेगा, देखिए ग्रुप डिसाइड करता है कि आप जो लेजर बना रहे हैं वो मेरा सप्लायर है या कस्टमर। कन्फर्म। आगे लेजर बनाते वक्त समझेंगे किस तरीके से करना है। इस तरह टैली में कुल 28 ग्रुप होते हैं, बात समझिए, टैली में कुल 28 ग्रुप होते हैं जिसमें से 15 प्राइमरी और 13 सब ग्रुप होते हैं। टैली में जितने भी ट्रांजेक्शन किए जाते हैं वे सभी किसी न किसी लेजर के अंतर्गत आते हैं। इस तरह टैली में बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब जो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेजर पाए जाते हैं, पहला कैश, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो है लेज़र जो है ये हम अच्छे तरीके से जान पाए हैं कि लेज़र क्या होता है। जब हम किसी व्यक्ति को सामान बेचेंगे तो उस व्यक्ति का नाम जहाँ पे मेंटेन करेंगे वो वही उसी के अंदर, और जिसके अंदर हम उस व्यक्ति का नाम मेंटेन करेंगे उसी को बोलते हैं लेज़र। और जो यहाँ पे आपको एक शब्द मिलेगा ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, देखिए लेज़र हम जैसे मानते हैं हम किसी व्यक्ति का नाम बताएं, और मेरा नाम जैसे मानते हैं मेरा एक व्यक्ति है और उसका नाम है रामजी लाल ट्रेडर्स। बात समझिए, अभी हम आपका नाम से बता दें कि रामजी लाल एक व्यक्ति है रामजी लाल के नाम से, वो मेरा क्या है, सिंडिकेटर है, मतलब सप्लायर है या कस्टमर। तो अंडर डिसाइड करेगा कि वो मेरा सप्लायर है या कस्टमर। अंडर में हम जो डालेंगे वही मेरा वो व्यक्ति होगा। सप्लायर करेंगे तो सप्लायर और कस्टमर करेंगे तो कस्टमर। तो हम लेजर बनाते वक्त समझेंगे किस तरीके से करना है। तो दोस्तों वीडियो इतना अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके नीचे आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों ये तो था कंप्लीट अकाउंटिंग, जो था ये कंप्लीट अकाउंटिंग का वीडियो। अब हम टैली शुरू करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से। तो टैली का जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है पार्ट 1, उसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से हम टैली को क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में डाउनलोड किस तरीके से करना है और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किस तरीके से करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो हम अगले टॉपिक पे बात करते चले जाएंगे। मिलते हैं फिर हम टैली के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं दोस्तों, नमस्कार।